जब भी मार्केट को इंपैक्ट करने वाले इवेंट्स आते हैं, बहुत सारे न्यू ट्रेडर्स बड़ा लॉस करते हुए नजर आते हैं और यही मेन रीजन रहता है कि जो इन दिनों प्रॉफिट करते हैं वो एक बड़ा प्रॉफिट करते हैं, साथ ही वॉल्यूम्स भी इन दिनों काफी हाई रहती है। ऐसा हम कह सकते हैं कि अगर हमें सही से अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना आता है, इवेंट्स को ट्रेड करना आता है, तो ये एक हमारे लिए वरदान साबित हो सकते हैं, जहां पे हम कई दिनों जितना प्रॉफिट एक ही दिन में बना सकते हैं। पर वरदान की जगह ये लोगों के लिए कभी कभी श्राप भी बन जाते हैं, जहां पे लोग पूरी अपनी कैपिटल भी गवाते हुए नजर आते हैं इन्हीं दिनों पे। ऐसा जब होता है जब लोग इवेंट्स की साइकोलॉजी को नहीं समझते हुए ओवर एक्सपेक्टेशंस रखते हुए ग्रीडी हो जाते हैं। और इससे भी बड़ा ब्लंडर जब हो जाता है जब न्यू ट्रेडर्स को पता ही नहीं होता है कि कोई इवेंट चल भी रहा है या आने वाला है। क्योंकि कुछ तो हमारे मेजर इवेंट्स होते हैं जिनके बारे में सबको पता होता है, जैसे फॉर एग्जांपल इलेक्शन हो गया। पर कुछ हमारे ऐसे इवेंट भी होते हैं जिनके बारे में मोस्टली लोगों को नहीं पता होता है, पर वो भी मार्केट को इंपैक्ट करते हुए नजर आते हैं। इसी रिगार्डिंग आप में से बहुत लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि कैसे हम एडवांस में इवेंट्स को ट्रैक करते हुए चल सकते हैं, जिससे कि उस अकॉर्डिंग हमारा माइंडसेट प्रिपेयर्ड रहे। क्योंकि इवेंट्स पे मार्केट अलग तरह से रिएक्ट करता हुआ नजर आता है, तो इवेंट्स के बारे में अगर हमें नहीं पता होगा तो हम वहां पे एक बड़ा लॉस भी फेस कर सकते हैं और उसका रीजन तक भी हमें समझ में नहीं आ पाएगा कि ऐसा हमारे साथ क्यों हुआ। इवेंट ट्रेडिंग को लेकर शॉर्ट, सिंपल एंड टू द पॉइंट वीडियो होने वाला है, जहां पे एक तो हम ये डिस्कस करेंगे कि क्या बेस्ट मेथड हो जाते हैं इवेंट्स को एडवांस में ट्रैक करने के। सेकंड, हम ये डिस्कस करेंगे कि कैसे इवेंट ट्रेडिंग होती है, जहां पे किस तरह से हमें अपनी साइकोलॉजी को मेंटेन करना होता है। उसी के साथ कुछ ऐसी मिस्टेक्स को भी हम डिस्कस करते हुए चलेंगे ड्यूरिंग द वीडियो, जो मोस्टली न्यू रिटेल ट्रेडर्स करते हुए नजर आते हैं। एंड साथ ही एग्जांपल के लिए एक ट्रेड एनालिसिस भी मैं आपके सामने शो करने वाला हूं, जहां पे कंप्लीट ट्रेड का हम ब्रेकडाउन देखेंगे, जिससे कि आपको प्रैक्टिकल लर्निंग मिल सके। एकदम कंप्लीट पावर पैक वीडियो रहेगा। अगर ध्यान से सारी बातों को आप सुनते हुए चलते हैं, बहुत सारी लर्निंग्स आपको यहां से मिलने वाली हैं। चलिए सीधा वीडियो को शुरू करते हैं। सारा जो भी डिस्कशन हम करने वाले हैं वो रहेगा बैंक निफ्टी के 5 मिनट टाइम फ्रेम पे। और जैसा कि ये बेस्ट टाइम हो जाता है इवेंट्स के बारे में स्टडी करने के लिए, उनकी नॉलेज लेने के लिए, क्योंकि लास्ट का जो पूरा वीक था वो इवेंट से भरा हुआ वीक था। तो बहुत कुछ है हमारे पास स्टडी करने के लिए, साइकोलॉजी वाइज एज वेल एज टेक्निकल वाइज। और ये जो सारी नॉलेज होने वाली है आगे भी हमारे काम आएगी, क्योंकि इवेंट्स जो है बैक टू बैक हमारे सामने आते रहते हैं। अभी वापस से जुलाई में बजट का इवेंट आने वाला है, तो उस टाइम पे भी सारी नॉलेज हमारे काम आने वाली है। तो ध्यान से सारी बातों को सुनते हुए चलें। सबसे पहले, जैसा ये मंडे का दिन था जहां पे मार्केट काफी बड़ा गैप अप खुलता हुआ नजर आया। अब गैप अप क्यों खुला? क्योंकि यहां पे एग्जिट पोल के ऊपर मार्केट रिएक्ट कर रहा था। एग्जिट पोल का इंपैक्ट यहां पे हमें देखने को मिल रहा था, जो कि एग्जिट पोल हमारे आते हुए नजर आए थे वीकेंड को। अब वीकेंड पे जो भी डेटा आता है वो धीरे धीरे करके सब में सर्कुलेट हो जाता है। सबको पता था कि एग्जिट पोल में क्या आता हुआ नजर आया है। सबको ये अनुमान था कि बीजेपी जो है वहां पे अच्छी खासी सीटों से आने वाली है, जहां पे 300 प्लस सीट के आसपास हर कोई वहां पे एग्जिट पोल यही बता रहा था। तो इस एक्सपेक्टेशन में मार्केट पॉजिटिवली रिएक्ट करता हुआ गैप अप खुलता हुआ नजर आया। अब यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे लिए क्या है साइकोलॉजी वाइज, जो आगे भी हम काम में ले सकते हैं, कि जब भी कोई न्यूज सबको पता है, तो या तो मार्केट गैप अप गैप डाउन खुल के उसको प्राइस इन कर लेगा, या फिर वो चीज ऑलरेडी प्राइस्ड इन हो चुकी होती है। तो प्राइस्ड इन फैक्टर को एक बहुत सारे लोग इग्नोर कर देते हैं, जिस वजह से उनके ट्रैपिंग के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। अब यहाँ पे जो लोग सोच रहे थे कि मार्केट पॉजिटिवली रिएक्ट करेगा, ऑलरेडी प्राइस इन हो गया, गैप अप खुल के प्राइस इन हो गया। उसके अलावा यहाँ पे 51,000 के साइकोलॉजिकल लेवल को मार्केट यहाँ पे हिट कर रहा है। ओपन होते से ही मार्केट 51,000 के साइकोलॉजिकल लेवल को हिट करा, तो यहां से एक प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिली। अब इससे होता क्या है कि एक तो साइकोलॉजी चेंज करने के लिए काम किया जाता है। ये सिर्फ एक यहाँ पे प्राइस का मूव करने के बाद रिट्रेसमेंट था, जहां पे जो लोगों को प्रॉफिट बुक करना था उन्होंने प्रॉफिट बुक कर लिया और वापस से प्राइस ऊपर जाता हुआ नजर आया। इस पूरे मंडे के मोमेंटम में मैंने भी पर्सनली यहाँ पे एक ट्रेड ली थी बाय साइड पे, जो कि इस लेवल के आसपास, यहाँ पे इस कैंडल के आसपास मैंने ली थी, और जिसको मैंने ऑलमोस्ट यहाँ पे एग्जिट करा है। बस बीच में एक बार मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हुआ था और वापस 2-3 मिनट के अंदर मैंने वापस से उसमें एंटर कर लिया था। तो ये पूरे मोमेंटम को मैंने पर्सनली यहाँ पे कैप्चर किया है लास्ट कैंडल के पहले पहले। और जो लोग टेलीग्राम फैमिली का पार्ट है उनको ऑलरेडी मैंने स्क्रीनशॉट शेयर कर दिया था ट्रेड बुक का सेम डे पे, और साइकोलॉजी भी पूरी शेयर कर दी थी। अगर आप अभी तक भी टेलीग्राम फैमिली का पार्ट नहीं है तो ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पे आपको इस पूरी ट्रेड का ट्रेड बुक भी देखने को मिल जाएगा, सेम डे पे ही वहां पे शेयर कर दिया गया था, और उसके बाद कोई ज्यादा खास मोमेंटम होता हुआ नजर नहीं आया। अब यहाँ पे एंटर करने के पीछे साइकोलॉजी सिंपल सी थी, जैसा मैंने आपसे कहा कि एक ही फैक्टर को हमें यहाँ पे ध्यान रखना होता है, प्राइस इन फैक्टर। अब जब गैप अप खुला, मार्केट प्राइस इन कर लिया उसने बात, उसके बाद रिट्रेसमेंट भी कर लिया, तो वापस से और नीचे जाने का चांसेस नहीं बचता है, क्योंकि ओवरऑल सेंटीमेंट मंडे तक हमारे पॉजिटिव बने हुए थे। तो उस बेसिस पे यहाँ पे वो कॉल की ट्रेड ली गई थी। सबसे पहला पॉइंट हमने यहाँ पे क्या सीखा कि प्राइस इन फैक्टर को हमें समझ में आना चाहिए अगर हमें इवेंट पे ट्रेड लेना है। तो कैसे समझ में आ सकता है कि अगर कोई पॉजिटिव न्यूज आई है और ऑलरेडी मार्केट पॉजिटिवली रिएक्ट करता हुआ आ रहा है पास्ट में, तो फिर उसी फेवर में हम वहां पे इमीडिएटली तो ट्रेड प्लान नहीं कर सकते।
क्योंकि कहीं ना कहीं ये न्यूज ऑलरेडी यहाँ पे प्राइस इन हो चुकी है। जो हमें कैसे देखने को मिली कि मार्केट गैप अप खुल गया तो ऑलरेडी इतने पॉइंट्स निकल गए, मतलब कि ये न्यूज पूरी यहाँ पे प्राइस इन हो चुकी, प्राइस में आ चुकी है वो न्यूज। फिर उसके बाद जब वहां पे नॉर्मल रिट्रेसमेंट हो जाए, ये लोग यहाँ पे हल्के हो जाए, तब हम वहां पे कुछ काम कर सकते हैं। इससे दो फायदे हो रहे हैं, यहाँ पे अपर साइड पे जाने के लिए मार्केट को लिक्विडिटी, स्टॉप लॉस वगैरह भी मिल रहे हैं। उसी के साथ जिनको निकलना था उनको ऑलरेडी मार्केट निकाल चुका है और साइकोलॉजी भी बाकी लोगों की चेंज कर चुका है। अब इसके आगे हम चलते हैं। तो ये था हमारा मेन इवेंट वाला दिन। ये भी एक तरह का एग्जिट पोल भी इवेंट था, पर ये मेन इवेंट था हमारा, जिसके बारे में सबको पता था कि 4 जून को इलेक्शन के रिजल्ट आने वाले हैं, ट्यूसडे को। अब होता क्या है कि जैसे एग्जिट पोल में सबका सेंटीमेंट यहाँ पे बुलिश साइड पे हो गया, उसके पहले भी सब लोग यहाँ पे बाय करके बैठे थे, ये सोचते हुए कि अमित शाह जी ने बोल दिया कि यहाँ पे 4 जून को मार्केट फायर होने वाला है, 4 जून के बाद तो बाय कर लो। मोदी जी ने बोल दिया कि बाय कर लो, तो यहाँ पे सब लोग बाय करके बैठे थे। एग्जिट पोल में भी लोगों ने भर भर के बाय कर लिया जब एक रिट्रेसमेंट के बाद मार्केट वापस से ऊपर आता हुआ नजर आया। इसके बाद होता क्या है, सडनली मार्केट काफी बड़ा गैप डाउन खुलता हुआ नजर आया। अब ओवरनाइट कुछ ना कुछ ऐसा चेंज हुआ है, कुछ ना कुछ सेंटीमेंट में चेंज हुआ है, कुछ ना कुछ ऑपरेटर को ऐसी बात पता लगी है जिस वजह से मार्केट डायरेक्टली बड़ा गैप डाउन खुलता हुआ नजर आ रहा है। तो गैप डाउन खुलने के साथ क्या होगा, यहाँ पे एक तो साइकोलॉजी चेंज होना चालू होगी। दूसरा, जो लोग यहाँ पे बाय करे हैं, जैसा यहाँ पे मार्केट एक रेंज में होल्ड कर रहा था अपने आप को, उसके बाद ब्रेकआउट करा है, एंड में जो बाय करे हैं वो तुरंत अपनी पोजीशन कट डाउन करना चालू करेंगे, क्योंकि उनको एक मेजर लॉस यहाँ पे देखने को मिल रहा है। वो इस एक्सपेक्टेशन में बाय करे थे कि मार्केट यहाँ से ऊपर फायर होगा, पर एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग मार्केट ना जाते हुए अगेंस्ट में जा रहा है। तो सबको यहाँ पे तुरंत जब कट डाउन करना चालू करते हैं तो एक चेन रिएक्शन हमें देखने को मिलता है। पहले ये ऊपर वाले एग्जिट करेंगे, मार्केट नीचे आएगा, फिर नीचे वाले और एग्जिट करेंगे, मार्केट और नीचे आएगा। ऐसे करते करते मार्केट एग्जैक्टली यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस के आसपास तक आ गया। जो ये सारा मोमेंटम था यहाँ से यहाँ तक का, ये पूरा की पूरा यूं मान लो शुरुआत के 15 मिनट में ही मार्केट ने कवर कर लिया। इसके बाद यहाँ पे मार्केट ने क्लोजिंग प्राइस के आसपास थोड़ा सा होल्ड करने का ट्राई करा, और जो लोग यहाँ पे सेल करके बैठे थे उन लोगों ने भी थोड़ा प्रॉफिट बुक करना चालू करा। सेम सिचुएशन है कि यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम दिखने के बाद यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आई थी, यहाँ पे भी वापस अच्छा मोमेंटम दिखने के बाद कुछ लोगों ने प्रॉफिट बुक करा, कुछ लोगों ने बाय करने की कोशिश करी होगी कि क्लोजिंग प्राइस के आसपास मार्केट आ चुका है। क्योंकि कुछ लोगों का माइंडसेट ऐसा चलता है कि यार हमारे हाथ से रैली मिस हो गई, वापस से सेम प्राइस के आसपास मार्केट मिल रहा है, चलो यहाँ पे हम बाय कर लेते हैं। या ऑलरेडी वो लोग अपने ऑर्डर पंच करके बैठे रहते हैं कि इस प्राइस पे आए तो हमारा बाय हो जाए। उस वजह से भी ये रिएक्शन हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। अब मार्केट यहाँ पे होल्ड कर रहा है। उसके बाद यहाँ पे 11 बजे के आसपास, 10:30 बजे के आसपास क्या न्यूज आती है कि मार्केट में जो मार्केट एक्सपेक्ट करके चल रहा था कि मेजोरिटी आने वाली है बीजेपी गवर्नमेंट की, वो आती हुई नजर नहीं आ रही है। तो कहीं ना कहीं पे एक वीक कोएलिशन, वीक गठबंधन हमें देखने को मिल सकता है। और इलेक्शन स्पेशल वीडियो में ये बात हमने ऑलरेडी डिस्कस करी थी कि अगर वीक कोएलिशन होता है तो वहां पे हमें एक करेक्शन देखने को मिल सकता है। अब उसी के साथ मार्केट यहाँ पे कंटिन्यू करेक्ट करता हुआ नजर आया, और ये सारे लोग जो यहाँ पे बाय करके बैठे थे, इन्वेस्टमेंट में बाय कर रखा हो, किसी भी रीजन से बाय कर रखा हो, इन सबके यहाँ पे बैक टू बैक स्टॉप लॉस हिट होते हुए गए। और ये जो दिन था ट्यूसडे का, इसके लिए हमने प्लान भी ये किया था कि मार्केट अगर फ्लैट खुलता है या हल्का सा गैप अप खुलता है, उसके बाद हल्का फुल्का ऊपर जाके मार्केट एक प्रॉफिट बुकिंग में वापस से आ सकता है। क्योंकि वो सिंपल सा फैक्टर जो मैंने आपको बताया, प्राइस इन फैक्टर, अगर मार्केट फ्लैट खुलता या गैप अप भी खुलता तब भी मार्केट सेलिंग में आ सकता था। 100% हमने इस दिन के लिए सेलिंग का, प्रॉफिट बुकिंग का प्लान किया था। क्योंकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि सबने पहले से भी बाय कर लिया, उसके बाद आज के दिन भी यहाँ पे बाय कर लिया एग्जिट पोल वाले दिन पे, और अगले दिन भी मार्केट ऊपर ही भगे जा रहा है। ऐसा सबका प्रॉफिट बन जाए, ऐसा बहुत कम होता है। क्योंकि जो बातें सबको पता है उस साइड पे मार्केट काम नहीं कर पाता है। और यहाँ पे तो गैप डाउन ही खुल गया मार्केट सीधा, तो वैसे ही यहाँ पे टेक्निकल्स भी चेंज होना चालू हो गए, तो उस अकॉर्डिंग में यहाँ पे मार्केट ऊपर की साइड पे काम नहीं कर पाया। तो इस बात को हमें ध्यान रखते हुए चलना है कि क्या बात प्राइस इन हो चुकी है और क्या बात प्राइस इन नहीं हुई है। सिर्फ इस एक प्राइस इन फैक्टर को अगर हमने समझ लिया तो 50% काम हमारा इवेंट ट्रेडिंग का आसान हो जाता है। इसी के साथ यहाँ पे सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें क्या देखने को मिल रहा है कि जब यहाँ पे एक्सपेक्टेशंस के अगेंस्ट में मार्केट काम करता हुआ नजर आता है, तो उस साइड पे एक बड़ा मूव, एक तेजी का मूव हमें देखने को मिलता है। क्योंकि मल्टीपल स्टॉप लॉसेस यहाँ पे कट डाउन होना चालू होते हैं, तो डबल फोर्स, ट्रिपल फोर्स के साथ मार्केट मूव करता हुआ नजर आता है। वहीं पे सपोज करते हैं मार्केट फ्लैट खुलता या ऊपर जाना चालू करता, तो इतना बड़ा मूव यहाँ पे नहीं कर पाता, क्योंकि वहां पे उसको अपर साइड पे जाने के लिए उतनी लिक्विडिटी ही नहीं मिलती। जब ऑलरेडी सब बाय करके बैठे हैं, वहां पे और नए बायर्स आ रहे हैं, तो वहां पे सेल कौन करेगा? तो अपर साइड पे इतना बड़ा मूव नहीं कर पाता। इसलिए हमने प्लान भी सिंपल सा ये रखा था कि मार्केट अगर ऊपर जाता भी है तो हल्का फुल्का ऊपर जाके पूरा सेलिंग में आ सकता है। और इस दिन इलेक्शन रिजल्ट वाले दिन पे मैंने पर्सनली कौन सी ट्रेड ली, वो भी मैंने आपको टेलीग्राम पे शेयर करी थी। टेलीग्राम फैमिली का आप पार्ट बन सकते हैं, वहां पे काफी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको मिलती रहेगी, वहां पे आप चेकआउट कर सकते हैं। इसी के साथ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हो जाता है कि भले ही एग्जिट पोल हमें यहाँ पे बुलिश साइन शो कर रहे थे, उसके पहले भी सारा सेंटीमेंट यहाँ पे बुलिश साइड पे शो कर रहा था, फिर भी अगर प्राइस यहाँ पे गैप डाउन खुला है और कंटिन्यू सेलिंग में जाता हुआ जा रहा है, यानी प्राइस हमें ये शो करने की कोशिश कर रहा है कि जैसा तुम सोच रहे हो मैं वैसा बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा हूं,
तो हमें प्राइस को फॉलो करना है, क्योंकि हो सकता है कुछ ऐसी बात आई हो जो हमें अभी तक नहीं पता हो। और वही यहाँ पे हमें देखने को मिला कि प्राइस कंटिन्यू गिरता हुआ गया। लोगों को ये बात तो 10:30-11 बजे के आसपास से पता लगना चालू हुई कि यहाँ पे मेजोरिटी गवर्नमेंट नहीं बन पा रही है, पर उसके पहले से ही प्राइस गैप डाउन भी खुला और काफी अच्छा फॉल करना चालू कर दिया। तो होता क्या है, बड़े प्लेयर्स को, बड़े पार्टी को ये बात पहले से पता होती है, उनको एक आइडिया होता है, उनके पास पूरी रिसर्च टीम होती है, तो उस हिसाब से प्राइस पहले से रिएक्ट करना चालू कर देता है कभी कभी। तो हमें मेजर फोकस कहां पे रखना है, प्राइस पे। प्राइस जो हमें बता रहा है वो हमें करना है। ये गलती नहीं करनी कि यार एग्जिट पोल में तो हमें यहाँ पे बुलिश साइन शो करा था, हम तो हर लेवल के आसपास बाय करते हुए चल रहे हैं, उसमें तो कहीं ना कहीं फिर हमारे बड़े लॉस करने के ही चांसेस बने रहेंगे, इवेंट का हम अच्छे से बेनिफिट नहीं उठा पाएंगे। क्योंकि इंपॉर्टेंट बात क्या होती है कि कभी कभी पॉजिटिव न्यूज आएगी तब भी मार्केट आपको गिरता हुआ नजर आएगा, कभी कभी नेगेटिव न्यूज आएगी तब भी आपको मार्केट बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो ओवरऑल आपको प्राइस एक्शन की साइकोलॉजी समझ में आनी चाहिए, फिर बाद में सेकेंडरी कंफर्मेशन के लिए आपको न्यूज वहां पे लगा के देखनी है। अब सबसे बड़ी मिस्टेक यहाँ पे लोग क्या करते हैं, जिसको आपको ध्यान रखना जरूरी है और अवॉइड करना है आपको, कि यहाँ पे लोग कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं ट्रेड हो जाने के बाद, जैसे यहाँ पे मोमेंटम हो जाने के बाद, कि अगर मैं यहाँ पे सेल कर देता और यहां से यहां तक होल्ड करता तो मेरे को इतना बड़ा प्रॉफिट मिल जाता, या यहां तक भी होल्ड करता तो मेरे को इतना बड़ा लाखों का प्रॉफिट मिल जाता, करोड़ों का प्रॉफिट मिल जाता। इस टाइप की कैलकुलेशंस लगाना वो चालू करते हैं। तो ये एक्चुअली उनको फोमो का शिकार करता है, यहाँ पे उनको फोमो वाली फीलिंग आती है कि यहां से मेरे से इतने अच्छे मोमेंटम मिस हो गए। कितने लोग मोमेंटम हो जाने के बाद इस टाइप की कैलकुलेशन करते हैं, कमेंट करके जरूर बताना। अब उससे होता क्या है कि वो दिन का मोमेंटम तो उनका मिस हो ही गया, जिस वजह से उनको फोमो वाली फीलिंग आ रही है। अगले दिन भी वो उसी माइंडसेट से यहाँ पे ट्रेड करने की कोशिश करते हैं और उनके मन में एक रिग्रेट वाली फीलिंग आ रही होती है कि कल मैंने मोमेंटम मिस कर दिया, अब आज मैं मोमेंटम मिस नहीं करूंगा। तो यहाँ पे वो जैसे शॉर्ट करने की कोशिश करे ब्रेकडाउन होने के साथ ही, और वो ये सोच रहे होंगे कि वापस से आज मार्केट गिरता हुआ ही चला जाएगा। जबकि पास्ट से हमें इतना ज्यादा यहाँ पे गाइड नहीं होना होता है कि पास्ट में यहाँ पे एक दिन पहले बड़ा मोमेंटम हुआ, वापस से ब्रेकडाउन हो रहा है, तो कोई जरूरी नहीं वापस से बड़ा मोमेंटम हो ही सही। और जैसे फिर 2 दिन यहाँ पे मार्केट में लोगों ने देखा कि बड़े बड़े मूव होते हुए नजर आ रहे हैं, चलो यहाँ पे थर्ड डे पे भी बड़े मूव के लिए प्लान करते हैं, और मार्केट उस दिन एकदम साइडवेज हो गया। इस तरह से मार्केट हमारी साइकोलॉजी के साथ खेलता है। सो ये गलती हमें भी कभी भी नहीं करनी है कि पास्ट के डेटा को, एक दिन पहले के डेटा को देखते हुए हम उससे गाइड हो रहे हैं। हमें क्या करना है, उस डेटा को यूज करते हुए आगे के लिए हमें प्लान प्रिपेयर करना है कि आगे क्या हो सकता है। दोनों बातों में काफी डिफरेंस है। आई एम श्योर हम में से 100% लोग ऐसे हैं जिन्होंने कभी ना कभी इस कैलकुलेशन को करके जरूर देखा है कि यहां से यहां तक अगर मैं होल्ड करता तो इतना प्रॉफिट बन जाता, इतने लाख बन जाते, इतने करोड़ बन जाते। कितने लोग अभी भी ऐसा करते हैं, कमेंट करके जरूर बताना। जबकि हमारी साइकोलॉजी यहाँ पे कैसी होनी चाहिए कि जो भी मोमेंटम हमने कैप्चर कर लिया वो हमारे लिए ठीक है, हमारे प्लान के हिसाब से जो हमने कैप्चर कर लिया, भले 100 पॉइंट हमने कैप्चर करे हो, 200 पॉइंट हमने कैप्चर करे हो, सब बढ़िया है। तो हमें सिर्फ वहां पे बड़े लॉस को बचाना है और जितना प्रॉफिट मिल जाए उतना अच्छा है, क्योंकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता कभी भी कि हम यहां पे सेल करके यहां पे एग्जिट करें। बीच का मोमेंटम हमें हमेशा कैप्चर करते हुए चलना होता है। जैसे मार्केट यहां से यहां तक जाने वाला है, 10 रुपए से मार्केट 100 रुपए जाने वाला है, तो हमेशा हमें 10, 20, 30 के प्राइस के आसपास बैठते हुए 70, 80, 90, 100 के आसपास एग्जिट करने का ढूंढना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि वहां पे मार्केट 100 पे टॉप लगा के नीचे आएगा। उसके बाद नेक्स्ट डे वेडनेसडे को बैंक निफ्टी की जब एक्सपायरी थी, तब प्लान में मैंने आपको सिंपल सी बात यही शेयर करी थी कि यहाँ पे काफी बड़ा एक मूव होता हुआ नजर आया है। तो हर लेवल के आसपास जो भी यहाँ पे पुट राइटर्स बैठे थे वो निकल चुके हैं। उसके बाद जो यहाँ पे पुट राइटर्स आए होंगे उनकी पोजीशन इस लेवल के नीचे ही यहाँ पे कवर होने वाली है। और बैंक निफ्टी की जो एक्सपायरी थी, एक्सपायरी डे पे क्या होता है, ऑप्शन सेलर्स की पोजीशन हमारी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये बात पहले भी हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। उसी के साथ टेक्निकल वाइज मैंने आपको प्लान क्या शेयर किया था कि अगर मार्केट फ्लैट खुलता है या गैप डाउन खुलता है तो वो हमारे लिए ठीक रहेगा, गैप अप वाला केस हमारे लिए सबसे बेकार रहने वाला है। और अगर फिर भी गैप अप हो जाता है तो उसमें हमें सेकंड प्राइस एक्शन को फॉलो करना है कि अगर मार्केट नीचे निकल रहा है, वापस से पुल बैक वगैरह लेता है, फिर ब्रेकडाउन कर रहा है, तो हम वापस से सेलिंग में प्लान कर सकते हैं, या ऊपर निकल रहा है तो ऊपर के लिए प्लान कर सकते हैं। क्योंकि गैप अप का केस ऐसा रहेगा जहां पे दोनों साइड में मार्केट के जाने के चांसेस रहेंगे। और क्लियर कट ये वर्ड्स को आप चेकआउट कर सकते हैं डेली एनालिसिस वाले वीडियो में। अगर आपको नहीं पता है डेली एनालिसिस वाला चैनल कौन सा है, तो उसका लिंक भी आपको पिन कमेंट में या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पर डेली मैं अपना एनालिसिस और प्लान आपके साथ शेयर करता हूं। वहां पे सारी बातें ऑलरेडी हमने पॉइंट टू पॉइंट यही बातें करी थी। सो इस दिन जब वेडनेसडे को मार्केट ओपन होता है, जैसा मैंने आपसे कहा था 10-15 मिनट हमें वेट करना है। उसके बाद सेकंड प्राइस एक्शन जो बनता है, जैसे यहाँ पे एक प्राइस एक्शन बना, वापस मार्केट ऊपर गया, सेकंड प्राइस एक्शन क्या हो रहा है, वापस से यहाँ पे ब्रेकडाउन हो रहा है। तो मैंने भी पर्सनली इस मोमेंटम में यहाँ पे एक छोटा सा मोमेंटम कैप्चर किया था, उसका स्क्रीनशॉट भी मैंने आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दिया था। वो ट्रेड बुक भी आप चेकआउट करना चाहें तो वहां पे चेकआउट कर सकते हैं। एंट्री रीजन, एग्जिट रीजन सब आपको वहां पे शेयर कर दिए थे। और यहाँ पे आप ऐसा कह सकते हैं मार्केट वॉज काइंड, एग्जैक्टली मैंने पर्सनली यहाँ पे इस लेवल के आसपास जब मार्केट लो लगा रहा था, यहीं पे ये एग्जिट किया था। और साथ ही में एंट्री और एग्जिट दोनों के रीजन आपको वहां पे हाथों हाथ मैंने शेयर कर दिए थे। उसके बाद मार्केट कंटिन्यू यहाँ पे अच्छी ही एग्जिट यहाँ पे मेरे को मिल गई। उसके बाद मार्केट कंटिन्यू ऊपर की साइड पे ही फायर होता रहा, क्योंकि सिंपल सा रीजन इसका ये था
वेडनेसडे को क्या हुआ कि मार्केट गैप अप खुल गया। अब गैप अप में क्या है, जो ऑलरेडी यहाँ पे सेल करके बैठे हैं उनको तो मार्केट टारगेट नहीं कर सकता है इमीडिएटली, और जो यहाँ पे ऑलरेडी बाय करके बैठे हैं उनको मार्केट भगाना चालू कर दिया था पहले से। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे जो बायर्स आए उनको मार्केट निकालना चालू कर दिया था। तो गैप अप खुलने के बाद भी थोड़ा सा नीचे जाता हुआ नजर आया, जो बायर्स और होल्ड कर रहे होंगे उनको हटाया, फिर यहाँ पे मार्केट ऊपर की साइड पे जाना चालू करा। जो नए सेलर्स वगैरह आए, जैसे मैं आया यहाँ पे, तो मेरी तरह से और भी लोगों ने यहाँ पे सेल करा होगा, उन्होंने प्रॉफिट बुक करा, उन्होंने एग्जिट करा, तो उनका मार्केट स्टॉप लॉस हिट करता हुआ धीरे धीरे पहले ऊपर गया, फिर और भी ऊपर जाता हुआ नजर आया, तब ऊपर के सेलर्स पे यहाँ पे प्रेशर बढ़ता हुआ नजर आया। मार्केट यहाँ पे कंप्लीटली फायर होता रहा। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे क्या होता है साइकोलॉजी का, कि हर कोई यहाँ पे इवेंट के टाइम पे ग्रीडी हो जाता है। ग्रीडी होने के साथ हमें इस बात का ध्यान रखना है कि लॉस करने के चांसेस भी हमारे उतने ही ज्यादा वहां पे बढ़ जाते हैं, क्योंकि हर कोई जब पैसा कमाने आ रहा है ग्रीडी होके, तो वहां पे हमें एक डिफेंसिव अप्रोच रखते हुए काम करने की जरूरत होती है। हमारे लिए बेस्ट तरीका क्या हो जाता है कि क्वांटिटी कम रखते हुए हम टारगेट बड़े प्लान करते हुए चल सकते हैं, ट्रेड में लंबा होल्ड कर सकते हैं। क्योंकि जब यहाँ पे इवेंट होता है तो वहां पे वॉल्यूम्स हमें काफी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आती है, काफी सारी पोजीशन लोड अनलोड होती हुई नजर आती है। तो कम क्वांटिटी में भी हम बड़ा प्रॉफिट कैप्चर कर सकते हैं, बड़ा मूव अगर हमें होल्ड करना आता है तो। और उसमें कम क्वांटिटी रखने से क्या होगा कि स्टॉप लॉस हमारा जो हम नॉर्मल रखते हैं वही बनेगा। तो इस अप्रोच को भी हम इवेंट में ट्राई करते हुए चल सकते हैं। हर इवेंट में आपके ये अप्रोच काम आने वाली है। अब उसके बाद ये नेक्स्ट दिन था 6 जून का, जहां पे थर्सडे हमें देखने को मिल रहा था, और इस दिन बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे लॉस किया होगा, क्योंकि मार्केट एकदम साइडवेज हमें देखने को मिला। जहां पे कुछ दिन पहले मार्केट इतनी बड़ी बड़ी वॉलिटिलिटी क्रिएट करता हुआ नजर आ रहा था, इतने बड़े बड़े पॉइंट्स में मूव करता हुआ नजर आ रहा था, एकदम से यहाँ पे इस दिन मार्केट साइडवेज क्यों हो गया, इसके पीछे का क्या रीजन था। रीजन छोड़िए, मैंने आपको एक दिन पहले ही ये बात शेयर कर दी थी, जब 5 जून पे हम खड़े हुए थे और 6 जून के लिए हम प्लान कर रहे थे, तभी मैंने आपको एक बात शेयर करी थी। इस क्लिप को आप जरूर चेकआउट करें। अब यहां पर जैसा वापस से चैनल पैटर्न के अंदर में भी हम आ चुके हैं, और ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का जोन हमारे सामने वापस से आने वाला है। ये पूरा यहां पे जहां पे मार्केट 2 बार पहले भी रेजिस्टेंस फेस किया था, तो इसी के आसपास मैं पर्सनली कल के दिन प्लान कर रहा हूं कि यहीं पे मार्केट थोड़ा सा जिगजैग करता हुआ रह सकता है, ऊपर नीचे। यहाँ पे छोटे छोटे मूव्स हम इंट्राडे में प्लान करते हुए चल सकते हैं। ब्रॉड माइंडसेट के अकॉर्डिंग यहाँ पे 3 दिन से भी एक अच्छी वॉलिटिलिटी हो चुकी है। दूसरा, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के आसपास भी हम आ चुके हैं, चैनल के अंदर में भी हम चल रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, न्यूज बेस। 7 जून को हमारा आरबीआई पॉलिसी की मीटिंग है, तो उस हिसाब से भी मार्केट कल के दिन 6 जून है, तो कल के दिन हो सकता है थोड़ा सा शांति ले सकता है, इंट्राडे में छोटे मूव्स हमें देखने को मिल सकते हैं। और जो लोग 5 मिनट टाइम फ्रेम पे या 15 मिनट पे ट्रेड करते हैं, तो 5 मिनट टाइम फ्रेम पे भी सेम ही प्लान रहेगा कि नीचे के बायर्स यहाँ पे काफी अच्छे प्रॉफिट में है, ये ऊपर के बायर्स यहाँ पे थोड़ा बहुत मार्केट इनको टारगेट कर सकता है इस जोन के आसपास, हल्का फुल्का ऊपर नीचे, या फिर ये जो थोड़े बहुत यहाँ पे सेलर्स बैठे हैं इनको मार्केट टारगेट करने के लिए यहाँ तक या इसके ऊपर हल्का सा जा सकता है बस। तो कुल मिला के इस जोन के अंदर के लिए ही मैं कल प्लान कर रहा हूं, तो उस हिसाब से टारगेट भी छोटे रहेंगे। जैसा कि आपको समझ में आ गया होगा, पहले से ही हमने 6 जून के लिए यही प्लान किया था कि मार्केट इसी जोन के अंदर में जिगजैग साइडवेज बिहेव करता हुआ नजर आ सकता है, जहां पे हम चाहे तो इंट्राडे में छोटे मूव पकड़ते हुए चल सकते हैं, या फिर आराम से अवॉइड करके वेट एंड वॉच कर सकते हैं। उसके पीछे का सबसे मेन रीजन तो यही था, न्यूज बेस्ड रीजन सबसे मेन यही था, जो मैंने आपको बताया कि यहाँ पे अगले दिन आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी का अनाउंसमेंट होने वाला था 7 जून को। तो ऐसे इवेंट के एक दिन पहले क्या होता है, मार्केट जनरली शांत हो जाता है। उसी के साथ कुछ फैक्टर्स हमें इनलाइन करके देखने होते हैं। एक तो ये फैक्टर हो गया, इसी के साथ टेक्निकल वाइज साइकोलॉजी वाइज भी अगर हम देखते हैं तो पीछे 2-3 दिनों में मार्केट काफी ज्यादा एग्जॉस्ट हो चुका है। तो ऑलरेडी जब काफी ज्यादा वॉलिटिलिटी कर चुका है, तो यहाँ पे ज्यादा वॉलिटिलिटी का स्कोप नहीं बचता है। और यूं भी अगर स्टॉप लॉस हंटिंग के नजरिए से भी देख लो, तो यहाँ पे जो सेलर्स आए उनको मार्केट ने ऑलरेडी खदेड़ के भगा दिया है, जिनको निकालना था। नीचे के बायर्स ऑलरेडी प्रॉफिट में आ चुके हैं। तो हर नजरिए से हमें क्या देखने को मिल रहा है कि मार्केट यहाँ पे साइडवेज हो सकता है। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि जो ये इलेक्शन रिजल्ट वाले इस टाइप के इवेंट होते हैं, ये तो मेजर इवेंट होते हैं, इनके बारे में सबको पता होता है, हर कोई यहाँ पे एक्टिव रहता है। पर ये जो आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी वाले इवेंट होते हैं, इसके बारे में जनरली लोगों को पता नहीं होता है कि कब ये हमें देखने को मिलने वाले हैं। तो साथ में बने रहिए, वीडियो के एंड में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे आप एडवांस में ट्रैक कर सकते हैं इवेंट्स, कब कौन सा इवेंट होने वाला है। तो जैसा आपको समझ में आ गया होगा किस रीजन से मार्केट यहाँ पे साइडवेज बिहेव करता हुआ नजर आया। और होता क्या है कि यहाँ पे तुरंत लोगों का साइकोलॉजी चेंज कर दिया गया कि यार इतना बड़ा बड़ा मार्केट मूव कर रहा था, एकदम से मार्केट साइडवेज कर दिया। तो लोग यहाँ पे तुरंत अपने आप को अडेप्ट नहीं कर पाते हैं उस अकॉर्डिंग, और यहाँ पे मैक्सिमम लोग इस दिन लॉस करके गए होंगे। हर कोई तो लॉस नहीं करा होगा, पर मैक्सिमम लोगों ने इस दिन लॉस किया होगा। सो इस बात से आप समझ सकते हैं कि इवेंट्स और साइकोलॉजी की कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस रहती है हमारे ट्रेडिंग में। ये जो दिन था 6 जून का, इस दिन मैंने पर्सनली कोई भी ट्रेड यहाँ पे नहीं ली थी, लेता भी तो छोटी मोटी स्कैल्पिंग करता हुआ चलता। अगर आपको नहीं पता है कि स्कैल्पिंग क्या होती है, काफी लोग इस बारे में मेरे से कमेंट करके पूछ रहे थे कि हमें पता नहीं है स्कैल्पिंग क्या होता है। कभी कभी आप कहते हो कि मार्केट छोटी रेंज में रहेगा तो हम छोटी मोटी स्कैल्पिंग करते हुए चल सकते हैं। तो बहुत सारे लोगों को स्कैल्पिंग के बारे में नहीं पता है, और किस तरह से स्कैल्पिंग का असली सच होता है, असली तरह से किस तरह से यूज किया जाता है स्कैल्पिंग को,
वो सब के बारे में अगर आपको जानना है तो कमेंट करके आप बता सकते हैं। एक डिटेल वीडियो बनाने की मैं आपको कोशिश करूंगा, नेक्स्ट वीडियो उस पर हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे अगर आप लोग इंटरेस्टेड रहेंगे तो। इस टाइप के जो दिन होते हैं उस दिन हमें स्कैल्पिंग काफी ज्यादा हेल्प करती हुई नजर आती है। अब ये जो दिन था 7 जून का, जहां पे आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी भी थी, इसी के साथ फ्राइडे हमें देखने को मिल रहा था। तो यहाँ पे मैंने आपको सिंपल सा प्लान यही शेयर किया था कि जो मॉर्निंग का टाइम होता है 9 बजे से लेकर 9:15 बजे मार्केट हमारा ओपन होता है, वहां से लेकर 10:30 का जो टाइम होता है, इस टाइम पे जिगजैग और साइडवेज वॉलिटिलिटी हमें देखने को मिलती है। पहले तो मार्केट एकदम साइडवेज रहता है, उसके बाद 10 बजे का टाइम होता है, वहां पे स्पीच चालू होती है मिस्टर गवर्नर की, और स्पीच के साथ मार्केट थोड़ी सी जिगजैग वॉलिटिलिटी, बड़ी बड़ी वॉलिटिलिटी क्रिएट करता हुआ नजर आता है। फिर 10:20 से लेकर 10:30 के आसपास, इसके बाद मार्केट एक फाइनल कंक्लूजन निकालने लगता है कि ओवरऑल स्पीच के दौरान क्या मार्केट का सेंटीमेंट बना। 10:30 के बाद अगर जिस साइड पे मार्केट ब्रेकआउट ब्रेकडाउन कर रहा है, उस साइड पे हम एक ट्रेड प्लान करते हुए चल सकते हैं। इस एक छोटी सी क्लिप को जरूर चेकआउट करें, जिससे कि जो भी हम बातें कर रहे हैं उस पर आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा। और जैसा मैंने आपसे कहा 10 बजे के आसपास, 10 AM के आसपास स्पीच चालू होगी गवर्नर की। तो उसके पहले तो वैसे भी हो सकता है मार्केट इसी रेंज में पड़ा रहे, या गैप अप खुल गया तो वहीं पे पड़ा रहे। छोटे छोटे मूव्स, एकदम साइडवेज मार्केट हमें देखने को मिल सकता है इसके पहले वाले टाइम पे। तो उसमें जनरली मैं कोई ट्रेड लेने में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूं। और उसके बाद 10 बजे से स्पीच के साथ थोड़ी सी वॉलिटिलिटी चालू होती है, और 10:30 बजे 10:20 के बाद से, यानी 10:20 10:30 के आसपास, जहां पे स्पीच हमारी ओवर होने लगती है, मार्केट कंक्लूजन निकालने लगता है कि स्पीच का ओवरऑल क्या कंक्लूजन निकला, रेपो रेट वगैरह ये सब किस तरह से डिसाइड होती हुई नजर आई। उसके बाद 10:30 के बाद हमें जो एक ब्रेकआउट ब्रेकडाउन देखने को मिलता है, वहां पे एक मोमेंटम हम प्लान करते हुए चल सकते हैं। आप देख सकते हैं दिन भर का जो सबसे बड़ा मूव आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा वो 10:30 बजे के बाद ही होता हुआ नजर आया है। ये जो फ्राइडे को मैंने ट्रेड ली थी यहां से लेकर यहां तक की, इसके पीछे का कंप्लीट लॉजिक क्या था, कहां पे मैंने एंट्री करी थी, कहां पे मैंने एग्जिट करी थी, उसका ऑलरेडी स्क्रीनशॉट मैंने आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दिया था। सो इस पूरे ट्रेड का मैं आपको ब्रेकडाउन समझाने वाला हूं, जिससे आपको साइकोलॉजी वाइज काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी। ना सिर्फ इवेंट में, नॉर्मल दिन पे भी आपको ट्रेडिंग करने में काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी। अब इससे पहले कि फ्राइडे की ट्रेड का कंप्लीट ब्रेकडाउन और एनालिसिस मैं आपके साथ शेयर करूं, 2 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करें और याद करने की कोशिश करें कि इस पूरे कंप्लीट इवेंट भरे हुए वीक में सबसे बड़ी गलती आपने क्या करी, जिसने आपको सबसे ज्यादा रिग्रेट दिया, जो आपको सबसे ज्यादा रिग्रेट वाली फीलिंग दी। उस गलती को आपको कभी भी नहीं दोहराना है, इसलिए अपने सबकॉन्शियस माइंड में उस बात को फिक्स करने के लिए कमेंट करके जरूर बताएं, या उससे आपको क्या सीख मिली, जिससे कि बाकी लोगों को भी आपका कमेंट पढ़ के हेल्प मिल सके कि उनको भी ऐसी गलती कभी नहीं दोहरानी है। सबसे पहले तो ट्रेड समझने से पहले ये समझो कि अभी हम कहां पे प्लेस्ड हैं। तो एक अच्छा मोमेंटम करने के बाद मार्केट यहां पे एक रेंज बनाता हुआ नजर आ रहा है। इस तरह से रेंज क्या होती है कि बायर सेलर्स दोनों यहां पे कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। जहां पे पीछे के लो आपको देखने को मिलेंगे, मार्केट किसी भी लो को अपने टेक डाउन करता हुआ नजर नहीं आ रहा है। यहां पे एक लो लगाया, अगले दिन गैप अप खुला, इस लो को मार्केट ने टेक डाउन नहीं करा, उसके पहले से ही वापस से रिटर्न हो गया। फिर वापस से यहां पे नीचे आया, वापस से ऊपर रिटर्न हो गया। दोबारा से यहां पे मार्केट सेलर्स कोशिश करें फ्राइडे के दिन पे फर्स्ट कैंडल के साथ, वापस से मार्केट इस लो को ब्रेकडाउन ना करने की बजाय ऊपर रिटर्न हो गया, और कहीं ना कहीं पे मार्केट अपने ये हाई को क्रॉस करना चालू कर दिया है। अब होता क्या है, ये तो नॉर्मल टेक्निकल नॉलेज है, इसके बारे में सबको पता होता है, पर जिनको इवेंट के बारे में नहीं पता है, उन्होंने जैसे यहाँ पे ब्रेकआउट के साथ यहाँ पे बाय करने की कोशिश भी करी होगी इस बड़ी ग्रीन कैंडल पे, तो उनका क्या हुआ, यहाँ पे वॉलिटिलिटी में स्टॉप लॉस हिट हो गया, उसके बाद मार्केट ट्रेंडी मूव करता हुआ नजर आया। कमेंट करके बताना कितने लोगों ने इस बात को फेस किया है। तो जिन भी लोगों को नहीं पता होगा आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में, यहाँ पे उनका वॉलिटिलिटी में स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा, उसके बाद मार्केट भले ही उस फेवर में जाता हुआ नजर आया। तो मैंने पर्सनली चाहता तो मैं भी यहाँ पे ट्रेड में एंटर कर सकता था, पर इसी वजह से मैंने यहाँ पे एंटर नहीं करा, क्योंकि या तो मेरे को स्टॉप लॉस काफी बड़ा रखना पड़ता है यहाँ पे, या फिर दूसरा क्या होता कि वॉलिटिलिटी में हो सकता है यहाँ वाला स्टॉप लॉस भी मेरा हिट हो जाता। तो मैंने आराम से वेट करा कि यहाँ पे मार्केट हायर साइड पे ही अपने आप को कंसोलिडेट करता हुआ नजर आ रहा है। तो स्पीच वगैरह तो मैंने बिल्कुल भी नहीं सुनी। वहां पे सुनने में आया है कि जो मार्केट एक्सपेक्ट करता हुआ चल रहा था कि 6.5% के आसपास ही रेट हमारी मेंटेन रहेगी, वही वहां पे कंटिन्यू होती हुई नजर आई। तो जो मार्केट एक्सपेक्ट करके चल रहा है, अगर उस अकॉर्डिंग भी काम होता हुआ नजर आता है, तो भी वो मार्केट के लिए एक पॉजिटिव सेंटीमेंट होता है, क्योंकि कोई भी रेट हाइक वगैरह यहाँ पे नहीं होती हुई नजर आई। तो उस वजह से भी मार्केट यहाँ पे पॉजिटिवली रिएक्ट करता हुआ नजर आया। अब ट्रेड प्लान करने के पीछे का सिंपल सा रीजन ये हो जाता है कि एक तो पीछे के किसी भी लो को हम यहाँ पे टेक डाउन नहीं कर रहे, उसके पहले भी काफी अच्छा मूव करते हुए ऊपर की साइड पे आए हैं, तो यहाँ पे सेल करने के लिए तो कोई मेरे पास ऑप्शन नहीं बचता है। मैं यहाँ पे वेट कर रहा था कि कहाँ पे मुझे बाय साइड पे एंटर करना है, और वो मुझे एंट्री मिलती है कि जब मार्केट यहाँ पे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के आसपास आके अच्छा खासा अपने आप को होल्ड कर लिया। पहले वाली कैंडल भी काफी स्ट्रॉन्ग कैंडल थी। होल्ड करने के बाद यहाँ पे ब्रेकआउट करने से पहले जब आप देखेंगे जहां पे मेरी एंट्री थी, मेरी एंट्री जो थी वो एग्जैक्टली इस वाली कैंडल पे थी, यहाँ पे इस वाली कैंडल के आसपास। तो उसके पहले भी आप देखेंगे तो एक प्रॉपर डोजी कैंडल बनती हुई नजर आई है। हैमर कैंडल बनी, उसके ऊपर क्लोज करा, वापस से डोजी कैंडल बनी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के आसपास, उसकी भी ऊपर निकलना हमने चालू कर दिया है। तो यहाँ पे जैसे ही निकलना चालू करा, यहाँ पे मैंने पर्सनली ट्रेड में एंटर किया था।
एग्जैक्ट टाइम आप वहां पे टेलीग्राम पे चेकआउट कर सकते हैं, या यहाँ पे भी मैं आपके सामने स्क्रीनशॉट प्लेस कर दूंगा। अब होता क्या है कि जब मैं यहाँ पे एंटर कर रहा था तो सिर्फ ऐसा नहीं होता कि एंटर करने के बाद हम सारी बातों को भूल जाएं और आरबीआई पॉलिसी को ही ध्यान में रखें। मेरा पहले जो इनिशियल यहाँ पे टारगेट था वो इस लेवल के आसपास तक था कि रेंज के हायर साइड तक हम छोटा टारगेट प्लान करते हुए चल सकते हैं, क्योंकि ओवरऑल अभी भी हम कहां पे बने हुए हैं, रेंज के अंदर में ही बने हुए हैं। तो यहां पे इस लेवल के आसपास एंटर करा, ये मेरा पहला टारगेट था। जब मेरा पहला टारगेट इमीडिएटली अचीव हो जाता है, यानी कुछ ही मिनट्स में 5-10 मिनट में ही मेरा ये टारगेट अचीव हो जाता है, तब मैंने क्या करा, यहाँ पे कॉस्ट के आसपास और एक्जैक्टली 500 का लेवल भी यहाँ पे देखने को मिल रहा था। मैंने सोचा वापस से अगर प्राइस एक्शन 500 के नीचे बनना चालू होता है, प्राइस 500 के नीचे जाना चालू करता है, तब मैं ट्रेड से एग्जिट हो जाऊंगा। यानी सिंपली ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को फॉलो करते हुए मैं यहाँ पे ट्रेड में बना रहा। जहां पे पहले मेरा स्टॉप लॉस जो था इस डोजी कैंडल के नीचे था, उसको मैंने शिफ्ट करके 500 के लेवल पे कर दिया कि इसके नीचे प्राइस जाता है तब मुझे यहाँ पे एग्जिट हो जाना है। और जो मेरे को यहाँ पे छोटा मोटा प्रॉफिट चल रहा है इस लेवल के आसपास पहुंचते पहुंचते, उसका मैं पूरा रिस्क ले लूंगा यहाँ पे। तो कॉस्ट के आसपास या हल्का फुल्का छोटा मोटा मेरे को लॉस वहां पे देखने को मिलता। इसी प्लान के साथ 500 के लेवल पे स्टॉप लॉस मैंने प्लेस करके और यहीं पे ट्रेड को थोड़ी देर होल्ड करके रखा। और होल्ड करने में क्या है, एक कॉन्फिडेंस और यूं भी आ जाता है कि मार्केट यहाँ पे होल्ड करते टाइम भी अपने प्रीवियस किसी भी लो को यहाँ पे टेक डाउन नहीं कर रहा था। इस चक्कर में कॉन्फिडेंस के साथ मैंने होल्ड करा, यहाँ पे मार्केट रिट्रेसमेंट करा, इस लो को जो लगाया इसको भी मार्केट ने टेक डाउन नहीं किया। उसके बाद जब मार्केट यहाँ पे निकला तो काफी अच्छा यहाँ पे मोमेंटम देखने को मिला, जहां पे वन वे 400-500 पॉइंट के आसपास का मूव होता हुआ नजर आया। तो मैंने पर्सनली भी इस पूरे मोमेंटम में यहां से यहां तक अगर देखते हैं तो 400-450 पॉइंट के आसपास का टारगेट कैप्चर किया था, जहां पे 100 पॉइंट के आसपास का मेरा स्टॉप लॉस था। तो 1:4 के आसपास रिस्क रिवॉर्ड मुझे पर्सनली यहाँ पे देखने को मिला। अब उसके बाद यहाँ पे एकदम टॉप पे आती है, ऐसा नहीं है कि मैंने यहाँ पे एग्जिट कर दिया, क्योंकि किसी को भी ये बात पता नहीं होती कि क्या मार्केट का टॉप बनेगा और क्या मार्केट का बॉटम बनेगा। यहाँ पे आने के बाद जब प्राइस थोड़ा सा होल्ड करने लगा, 5-10 मिनट प्राइस यहाँ पे होल्ड करने लगा, उसके बाद क्रॉस करने में सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा था। एग्जैक्टली यहाँ पे 49,930, 920 के आसपास उस टाइम पे हाई लगा के मार्केट वापस से इसको क्रॉस नहीं कर पा रहा था। तब यहाँ पे मैंने कहीं ना कहीं पे 12:02 के आसपास ये टाइम हो रहा था, उस टाइम पे एग्जिट किया था। एग्जैक्ट ट्रेड बुक में भी आप चेकआउट कर सकते हैं, जो कि इस लेवल के आसपास, ये जो थर्ड कैंडल यहाँ पे बनना चालू हुई, इस लेवल के आसपास मैंने यहाँ पे एग्जिट किया था। और हाथों हाथ आपको ये ट्रेड का स्क्रीनशॉट वहां पे शेयर करते हुए मैंने आपको यही कहा था कि यहाँ पे मार्केट होल्ड करने लग गया था और आराम से 1:4 मुझे देखने को मिल रहा था, तो वहां पे मैंने बुक करना पसंद किया। तो इस तरह से आपको समझना होगा कि भले ही हम सोच के चल रहे हैं कि यार इवेंट है, यहाँ पे काफी बड़ा प्रॉफिट मिल सकता है, पर अगर प्राइस हमें शो करने लग गया है कि नहीं यार मैं नहीं क्रॉस कर पा रहा और मेरे को सफिशिएंट प्रॉफिट दिख रहा है, तो मैं वहां पे अननेसेसरी क्यों वेट करके वहां पे रिस्क अपनी बढ़ाऊं। इस बात को आपको समझना होगा कि प्राइस इज गॉड। प्राइस, जैसा मैंने आपसे कहा, इलेक्शन रिजल्ट वाले दिन पे प्राइस हमें कह रहा है कि नहीं मैं नीचे जा रहा हूं, तो हमें उसको फॉलो करना है। यहां पे प्राइस हमें कह रहा है कि मैं रुक रहा हूं, तो हमें उसको फॉलो करना है कि हाँ चुपचाप यहां से ट्रेड से निकल जाओ। आगे कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो उसको कैप्चर करने की कोशिश करेंगे, इस बात का यहाँ पे ध्यान रखना है। उसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे कोई भी अच्छा मोमेंटम होता हुआ नजर नहीं आया, पर ये एक लक बाय चांस वाली बात होती है कि जहां पे मैंने एग्जिट करा उसके ऊपर पूरा दिन मार्केट जाता हुआ नजर नहीं आया। पर होता क्या, अगर यहां से मार्केट ऊपर चला जाता, कोई बात नहीं, मेरे को तो मेरा टारगेट यहाँ पे मिल गया 1:4 के आसपास। लोगों की साइकोलॉजी इसलिए ही इंपैक्ट होती है कि लेट सपोज यहां तो मार्केट नहीं जा पाया, जहां पे मैंने एग्जिट करा वहीं तक मार्केट जाके पूरा दिन रह गया, पर यहां से अगर ऊपर निकल जाता तो काफी लोग इस तरह से सोचते हैं कि यार काश मैं यहां पे बना रहता तो मेरे को ये भी मिल जाता, मेरे को वो भी मिल जाता। या फिर दूसरा, अगर मार्केट यहां से कंप्लीटली नीचे घुस जाता और वो यहां पे एग्जिट कर देते, तो भी वो ये बात को सोचते कि यार अच्छा हुआ मैंने यहां पे एग्जिट कर दिया, बहुत अच्छी बात होगी, बहुत खुश हो जाते। तो ना तो हमें खुश होना है और ना तो हमें रिग्रेट करना है, हमें सिर्फ अपने प्रोसेस को फॉलो करना है। मुझे यहाँ पे लगा कि प्राइस रुक रहा है, अननेसेसरी क्यों रिस्क लेना, तो यहाँ पे एग्जिट कर दिया। सो इस दिन पे मेरे को आपको एक ही इंपॉर्टेंट पॉइंट समझाना है कि अगर आपको इवेंट्स के बारे में पता होगा कि इस दिन इवेंट है, तो आराम से आप 10:30 बजे के बाद आते। बहुत ही क्लीन यहाँ पे आपको ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, हैमर कैंडल बनी, उसके ऊपर कैंडल क्लोज हुई, कई तरह के मल्टीपल कंफर्मेशन आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं हर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। उसके बाद प्रीवियस किसी भी लो को मार्केट टेक डाउन नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे छोटे टारगेट बुक करके मत निकलो, आराम से होल्ड करो अपनी ट्रेड को, और जब एक अच्छा सफिशिएंट मोमेंटम मिल जाए, फिर मार्केट होल्ड कर रहा हो, तब हमें वहां पे एग्जिट करना चाहिए। और एग्जिट करने के बाद भी मार्केट कहीं पे भी जाता रहे, फिर हमें कोई भी मतलब नहीं है, हमें वहां से एग्जिट मिल चुकी है। सो इस टाइप के जो आरबीआई पॉलिसी इवेंट होते हैं, इन इवेंट्स को कोई भी ध्यान नहीं रखता है, और एक दिन पहले भी लोगों ने इसी वजह से लॉस करा क्योंकि उन्होंने इवेंट के बारे में ध्यान नहीं रखा कि अगले दिन इवेंट है, और यहाँ पे मॉर्निंग में भी लोगों ने इसी वजह से लॉस करा क्योंकि उन्होंने इवेंट के बारे में ध्यान नहीं रखा। तो आपको ऐसी गलती नहीं करनी है, आगे भी बहुत सारे इवेंट्स आते रहेंगे। इस टाइप के हर छोटे बड़े इवेंट को ट्रैक करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका हो जाता है कि tradingview.com साइट को हमें ओपन करना है। यहाँ पे प्रोडक्ट्स आपको लिखा हुआ दिख रहा है, इस पे जैसे ही आप अपना कर्सर लेके आएंगे, कर्सर लाने के बाद आपको यहाँ पे एक कंप्लीट लिस्ट खुलती हुई नजर आएगी, जहां पे इकोनॉमिक कैलेंडर आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, इस पे आपको क्लिक करना है।
क्लिक करते से ही आपके सामने यहाँ पे सारे इवेंट्स ओपन हो जाएंगे, जहां पे ये जो आपको यहाँ पे फ्लैग देखने को मिल रहे हैं कंट्री के, आप यहाँ पे कंट्री सेलेक्ट कर सकते हैं कि कौन कौन सी कंट्री के आपको इवेंट्स चाहिए। जैसे यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, मैंने फिलहाल यहाँ पे इंडिया और यूएसए सेलेक्ट कर रखा है। अगर आपको सिर्फ इंडिया के इवेंट चाहिए तो यहाँ पे आप यूएसए को हटा सकते हैं और अप्लाई पे क्लिक कर सकते हैं। सिर्फ इंडिया के इवेंट्स आपके सामने यहाँ पे आ जाएंगे और नीचे आप स्क्रॉल करते हुए जाएंगे तो 12 जून, 13 जून, 14 जून, इस तरह से सारे इवेंट्स आपके सामने आते हुए जाएंगे। और ये जो इवेंट के सामने आपको बार देखने को मिल रहे हैं, जितना ये बार फुल रहेगा उतना ही मतलब इंपॉर्टेंट इवेंट है, जितना ये बार कम भरा हुआ रहेगा उतना कम इंपॉर्टेंट इवेंट है। इस बात को ध्यान रखते हुए चलना है। यहाँ पे आपको एक्चुअली जो इवेंट का आउटकम आता हुआ नजर आया वो यहाँ पे आता हुआ नजर आ जाएगा। मार्केट क्या फोरकास्ट करके चल रहा है, क्या एस्टीमेट लगा के चल रहा है, वो आपको यहाँ पे लिखा हुआ नजर आ जाएगा। और उससे पहले आपको क्या देखने को मिल रहा था वो यहाँ पे आ जाएगा। इसी के साथ सेकंड बेस्ट ऑप्शन हो जाता है कि sensible.com साइट को हमें ओपन कर लेना है। होम पेज पे यहाँ पे एनालाइज का ऑप्शन दिखेगा, इसको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे स्टॉक मार्केट कैलेंडर करके आपको दिखेगा, इस पे हम जब क्लिक करते हैं तो यहाँ पे कंप्लीट कैलेंडर आपके सामने ओपन हो जाएगा। और इस तरह से सारे इवेंट्स की आपके सामने यहाँ पे लिस्ट ओपन हो जाएगी। ये आपको डेट देखने को मिल रही है, कौन सी डेट को कौन सा इवेंट है, ये टाइम देखने को मिल रहा है इवेंट का, ये इवेंट का नाम है, कौन सी कंट्री में हो रहा है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, और कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है इवेंट की वो आपको यहाँ पे इससे शो हो रही है। जितना ज्यादा ये सिंबल आपको देखने को मिलेंगे, क्या एक्सपेक्टेशंस है, एक्चुअल में क्या हो रहा है, प्रायर क्या था, वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, जो भी आउटकम निकल के आ रहा है। उसके बाद लास्ट में जो ये इन्फो वाला ऑप्शन है, इस एरो पे अगर हम क्लिक करते हैं तो किसी भी इवेंट की हम डिटेल्स चेकआउट कर सकते हैं। अगर उस इवेंट के बारे में हमें नहीं पता है तो इस तरह से कंप्लीट डिटेल आपके सामने ओपन हो जाएगी। और अगर ये सब मेहनत आप ना करना चाहें तो थर्ड एडिशनल बेस्ट तरीका आपके लिए हो जाता है कि हमारे डेली एनालिसिस वाले चैनल को आप फॉलो कर सकते हैं। वहां पे आपको हर इवेंट के अपडेट दे दिए जाते हैं। इसी के साथ इवेंट को लेकर क्या साइकोलॉजी बन रही है वो सब भी आप वहां पे चेकआउट कर सकते हैं। मेरा पर्सनल प्लान भी मैं आपको वहां पे शेयर कर देता हूं। ये सारे इस वीडियो के मेजर कंक्लूजन पॉइंट्स हो जाते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि इवेंट जो होता है हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड होता है। अगर हमें हाई रिवॉर्ड चाहिए तो वहां पे हमें कुछ पॉइंटर्स को ध्यान में रखना होता है, तभी हम एक अच्छा रिवॉर्ड वहां पे कैप्चर कर सकते हैं और साइमल्टेनियसली अपनी रिस्क को थोड़ा सा मिनिमाइज कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट होता है कि प्राइस्ड इन फैक्टर को हमें ध्यान रखना है। इसी के ऊपर 50% इवेंट ट्रेडिंग बेस होती है। प्राइस्ड इन फैक्टर क्या होता है कि कौन सी बातें प्राइस में ऑलरेडी फैक्टर इन हो चुकी हैं, उस अकॉर्डिंग हमें काम वहां पे नहीं करना है। इसके बाद थर्ड पॉइंट होता है कि अगेंस्ट एक्सपेक्टेशन, मार्केट की एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग काम ना होते हुए उसके अगेंस्ट में जब भी काम होता है तो वहां पे एक बड़ा मूव हमें देखने को मिलता है। यानी सब लोग जिस साइड पे वहां पे फोकस कर रहे हैं उस साइड काम ना होते हुए कुछ ऐसी न्यूज सामने आ जाए जिससे अगेंस्ट में काम होता हुआ नजर आ रहा है, तब वहां पे एक बड़ा मूव देखने को मिलता है जब सबकी एक्सपेक्टेशंस टूटती है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट में आता है कि प्राइस इज गॉड। किसने क्या बोला है, न्यूज वाले ने क्या बोला है, न्यूज क्या निकलती हुई आ रही है, मैंने आपको क्या बोला है, किसी और एनालिस्ट ने आपको क्या बोला है, उससे आपको कोई भी मतलब नहीं होना चाहिए अगर प्राइस आपको वहां पे कंफर्मेशन नहीं दे रहा है। हमें सिंपली प्राइस को फॉलो करते हुए चलना है। कितना ही बुलिश माइंडसेट हो, अगर प्राइस नीचे जा रहा है तो हमें डाउन साइड पे फोकस करना है या फिर वेट एंड वॉच कर लेना है। मार्केट से फाइट करने की गलती नहीं करनी है कि नहीं मेरा तो बुलिश ही माइंडसेट है, मैं तो यहाँ पे बाय ही करूंगा। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट में हमने ये देखा कि फोमो कैलकुलेशंस को कभी भी हमें नहीं करना है कि यार मैं इतने पॉइंट्स कैप्चर कर सकता था, इतने लाखों इतने करोड़ों बना सकता था। इस टाइप की कैलकुलेशंस को हमें नहीं करना है, ये आगे के लिए भी हमारी साइकोलॉजी को इंपैक्ट करता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में हमने देखा कि पास्ट का जो डेटा होता है उससे हमें गाइड नहीं होना है, उसको यूज करते हुए अपना नेक्स्ट प्लान वहां पे बनाना है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में हमने देखा कि बड़े लॉसेस से सिर्फ हमें बचना है। प्रॉफिट भले ही हमें 100 पॉइंट का मिला हो, 200 पॉइंट का मिला हो, जितना भी पॉइंट का मिला हो अच्छा है हमारे लिए। बड़े लॉसेस से सिर्फ हमें इवेंट पे बचना है, क्योंकि यही होते हैं जो हमें कैपिटल हमारी ड्रॉ डाउन करवा देते हैं। और ऐसे इवेंट्स पे फ्रीक्वेंटली हमें बड़े लॉसेस देखने को मिल सकते हैं अगर हम थोड़ी सी भी लापरवाही करते हैं तो प्रॉफिट छोटा हो जाए चलेगा, लॉस छोटा हो जाए चलेगा, पर बड़े लॉस को हमें आराम से अवॉइड करना है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में हमने देखा कि जब बाकी सारे लोग वहां पे ग्रीडी हो रखे हैं, सब कोई बड़ा प्रॉफिट करने की वहां पे एक्सपेक्टेशंस कर रहे हैं, तब हमें वहां पे डिफेंसिव अप्रोच को ट्राई करना है। यही एक स्मार्ट तरीका हो जाता है। और डिफेंसिव अप्रोच के लिए जैसा हमने देखा कि क्वांटिटी हम कम करके, जिससे कि हमारा स्टॉप लॉस छोटा बन जाए, और फिर बड़े मूव के लिए वहां पे प्लान कर सकते हैं अच्छे से ट्रेल करते हुए, जिससे कि टारगेट अगर मिलना होगा तो छोटी क्वांटिटी में भी बड़ा टारगेट हम प्लान कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसा मैंने आपको फ्राइडे की ट्रेड एक्सप्लेनेशन के दौरान वहां पे समझाया कि अपने एक प्लान पे हमें स्टिक रहना है। जैसे मैंने प्लान किया था कि 10:30 बजे बाद मुझे ट्रेड प्लान करनी है जिस भी साइड पे मार्केट ब्रेकआउट ब्रेकडाउन करता है, और ये प्लान मैंने आपको एक दिन पहले ही शेयर कर दिया था। उसी अकॉर्डिंग मैंने वहां पे प्लान करा, और जो भी फिर मेरा टारगेट बनता है, स्टॉप लॉस बनता, उसको मैं लेने को वहां पे रेडी था। इस तरह से हमें एक प्लान फॉर्म करके अपने प्रोसेस को वहां पे फॉलो करते हुए चलना है। फिर भले ही हमारा टारगेट हिट होता है या स्टॉप लॉस हिट होता है, वो मार्केट की मर्जी है। और उसके बाद भी एक बार जब हमारा टारगेट स्टॉप लॉस हिट हो गया, तब हमें ये नहीं सोचना है कि अरे मार्केट तो इतना ऊपर जाता ही जा रहा है, मैं तो यहाँ पे एग्जिट कर गया, या जैसे अपना स्टॉप लॉस हिट हो गया उसके बाद मार्केट ऊपर जा रहा है तो कि मार्केट ने तो मेरे को निकाल दिया, उसके बाद मार्केट ऊपर जा रहा है।
इस तरह की फीलिंग हमें नहीं रखनी है, क्योंकि हमने सिंपली अपना प्लान, अपना प्रोसेस फॉलो करा। उसके बाद मार्केट की मर्जी है कि उसको हमें प्रॉफिट देना है या फिर हमें लॉस देना है। हमारा उसमें कोई भी रोल नहीं रहता एक बार ट्रेड में एंटर करने के बाद। अगर हम सही तरीके से अपना प्लान फॉलो कर रहे हैं, टारगेट स्टॉप लॉस फॉलो कर रहे हैं, तो उसके बाद हमें कहीं भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, भले ही हमारा लॉस हो जाए तो भी। क्योंकि बार बार जब हम अपना प्लान फॉलो करेंगे, अपना प्रोसेस फॉलो करेंगे, तो हमें समझ में आने लग जाएगा कि कहां हम गलती कर रहे हैं, क्या हमें इंप्रूवमेंट की जरूरत है। तो सिंपली हमें प्लान को फॉलो करते हुए चलना है। स्टॉप लॉस, प्रॉफिट वगैरह ये सब पार्ट ऑफ ट्रेडिंग है। इसके अलावा और भी माइनर पॉइंट्स है जिनको आप चाहें तो दोबारा से वीडियो को रिप्ले करके सुन सकते हैं। होपफुली इस वीडियो से आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जरूर मिले होंगे, कुछ ना कुछ आपको सीखने को जरूर मिला होगा, कुछ ना कुछ इवेंट के बारे में इनसाइट्स आपको जरूर मिले होंगे। अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक और कमेंट करके अप्रिशिएट कर सकते हैं। कुछ आपका फीडबैक हो, क्वेरी हो तो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।